हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम लोग इंटरव्यू IPHD का जो हो रहा है आजकल, जो आईजेड पुणे का भी तो कंडक्ट हो चुका है, उसमें जो क्वेश्चन पूछेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो आईजेड तिरुवनंतपुरम, आईजेड मोहाली, आईजेड भोपाल और नाइजर भुवनेश्वर, आईजेड तिरुवनंतपुरम, आईजेड कोलकाता और जितने भी इंस्टीट्यूट है जिनके इंटरव्यू होने वाले हैं, उन सब के बारे में आपका ये वीडियो रहेगा दोस्तों। इसमें बने रहिएगा। और किस प्रकार से आपको इंटरव्यू में सेलेक्ट किया कराएगा कि आप में क्या खूबी होनी चाहिए कि आपको इंटरव्यू सेलेक्ट करें, क्योंकि वहाँ पर 150 स्टूडेंट आएंगे। 150 में से 40 स्टूडेंट को ही या 14 या 15 मतलब 20 के अराउंड 15 से 20 के बीच में स्टूडेंट को सिलेक्ट करेगा मैक्सिमम से मैक्सिमम। ठीक है, इतने स्टूडेंट को सिलेक्ट करता है इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ पर 100+ स्टूडेंट आएंगे, तो वो आपसे 1/5 पार्ट हो, तो उसमें क्या मिस्टेक करोगे आपकी, वो आपको सिलेक्ट नहीं कर पाएगा। तो क्या मिस्टेक नहीं करनी है वो मैं आपको डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है दोस्तों वो बताएंगे आपको, कैसे प्रिपेयर होना वो भी बताएंगे दोस्तों। तो आपको इस वीडियो में बने रहना है एंड तक। और चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने 2 स्टूडेंट का रिव्यू दिया है आईजेड पुणे में, जो भी क्वेश्चन आए थे। क्या ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अदर इंस्टीट्यूट में, क्यों नहीं पूछे जा सकते? क्योंकि आइजर तो एक ही है, प्रोफेसर का लेवल तो वही है, क्वेश्चन तो वही है, फिजिक्स वही है, फिजिक्स थोड़ी चेंज होगी। क्वेश्चन थोड़ी मॉडिफाई हो सकते, तो क्वेश्चन का लेवल तुम्हें पता लग जाएगा ना मित्र। तो तुम्हें ये पता लग जाएगा कि मुझे किस प्रकार से तैयारी करनी है या नहीं करनी है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। ये अच्छा स्टूडेंट था, इसने मेरे को बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन करा है कि मुझे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। आइजर पुणे में इंटीग्रेटेड PhD के लिए गया था दोस्तों ये। तो उस पर क्वेश्चन आस्क किए गए। फर्स्ट डे आस्क, उससे पहले पूछा गया है कि कंफर्टेबल टॉपिक बताओ। तो उसने बताया कि मेरे को क्वांटम मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स बहुत अच्छा लगता है, तो उसने बता दिया। फिर क्वांटम मैकेनिक्स बेसिक अंडरस्टैंडिंग से उससे क्वेश्चन पूछे गए। क्या क्वेश्चन पूछे गए देखो। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स? क्वांटम मैकेनिक्स का सिग्निफिकेंस क्या है? वाई वाज द क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप बियॉन्ड द क्लासिकल मैकेनिक्स? मतलब उसने बताया क्वांटम मैकेनिक्स की सिग्निफिकेंस क्या है। उसने जनरली आंसर दिया था कि सर कि जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसे अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटेंट इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इन सबको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मतलब क्लासिकल से इन सबको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसलिए इस वजह से क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट हुआ था, क्योंकि क्लासिकल थ्योरी से फेल हो गई थी वहाँ। मतलब क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स जहाँ पर कुछ फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या क्वांटम स्कैटरिंग के फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। इसलिए दोस्तों वहाँ पर क्लासिकल थ्योरी फेल हो गई थी। ठीक है। और वाई वाज द क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप किया गया था बियॉन्ड द क्लासिकल? क्यों क्लासिकल मैकेनिक्स को डेवलप किया गया, तो वो मैंने बता दिया है। एक्सप्लेन करो हाउ, कैसे क्वांटम मैकेनिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स कुड नॉट एक्सप्लेन करती है फिनोमिना लाइक द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। मतलब क्यों, कैसे क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाती है किस फिनोमिना को? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और कॉम्पटेंट स्कैटरिंग को। ये आप देखना दोस्तों कैसे होता है, बहुत अच्छा सा रीज़न है इसका। फोटो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि आस्क करो टू एनी वन फिनोमिना, चॉइस करो गिवन। उससे पूछा गया है कि एनी वन फिनोमिना बताए, चॉइस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और कॉम्पटेंट स्कैटरिंग में किसी एक फिनोमिना को उनको एक्सप्लेन करना है। तो चूज़ करा उसने कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, मतलब उससे उनको बोला गया है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डायग्राम बनाओ। जो डायग्राम बनता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, एक वैक्यूम ट्यूब, यहाँ पर एक, यहाँ से लाइट आती है, इंसिडेंट होती है, मेटल प्लेट सरफेस है, यहाँ से बैटरी जाती है। तो इस प्रकार से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का उसने डायग्राम बनाया था। ठीक है, डायग्राम बनाने के लिए बोला गया था दोस्तों उससे, उसने बना दिया। वाई इज़ द चैम्बर यूज़ किया था इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में? एक्सप्लेन करो कि ये जो चैम्बर होता है ना, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्यों यूज़ किया जाता है, बताओ। उन्होंने, क्योंकि ये चैम्बर क्यों यूज़ किया जाता है, उसने मतलब जो भी मैं बोलता है वो बोलता है, तो उसने बोला कि वैक्यूम चैम्बर इसलिए यूज़ होता है दोस्तों ताकि इलेक्ट्रॉन्स एयर के मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट ना करें। क्योंकि चैम्बर इसलिए यूज़ किया क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एयर के मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट ना करें और रिजल्ट क्लियर मिल सके। उसके बाद एक ट्रिकी क्वेश्चन आया था दोस्तों। अगर आप कह रहे हो कि लाइट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालती है, मतलब आप कह रहे हो कि लाइट जो रहती है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालती है, तो इंटेंसिटी बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं बढ़ता?
ये पूछा गया था। मतलब ये कह रहा है कि वाई वाज द प्रेडिक्शन, क्या ये कह रही हो कि क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, हाउ डज द क्वांटम मैकेनिक्स एक्सप्लेन करती है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट बेटर। एंड वन प्रोफेसर आज की आई एम सेइंग द इंटेंसिटी लाइट कुड नॉक एंड इलेक्ट्रॉन आउट, हाउ कुड यू डिफेंड। मतलब इसका मतलब ये है कि लाइट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालती है, तो इंटेंसिटी बढ़ाने पर, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं निकलता। लाइट की इंटेंसिटी, क्योंकि इंटेंसिटी से फोटोन की क्वांटिटी बताता है, उनका एनर्जी नहीं। मतलब जो इंटेंसिटी होता है ना, वो मैंने बताया कि तुम्हें इंटेंसिटी जो हो ना, मेरी जो इंटेंसिटी है, ये मेरी इंटेंसिटी ओनली इलेक्ट्रॉन की जो रहता है ना, मेरी जो इंटेंसिटी है दोस्तों, वो ओनली इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्वांटिटी को बताता है, इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी को बताता है, नहीं कि एनर्जी को नहीं बताता है। तो इंटेंसिटी बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं निकल रहा। इलेक्ट्रॉन तभी निकलता है जब फोटोन का एनर्जी जो रहता है ना, उस मेटल की वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो। तो फ्रीक्वेंसी मैटर करती है, इंटेंसिटी नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों अपन को बोलना चाहिए था फ्रीक्वेंसी मैटर करती है, ना कि इंटेंसिटी। क्योंकि इंटेंसिटी ओनली तो इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी को बताएगा ना मित्र, इंटेंसिटी ओनली इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी को बताएगा, ना कि एनर्जी को। और लाइट की यदि एनर्जी E बराबर जो h न्यू वर्क फंक्शन से ज़्यादा रहेगी, जब तो इलेक्ट्रॉन उस मेटल सरफेस से बाहर निकल पाएगा। और इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर क्यों जाएगा, इसके कारण वहाँ पर फोटो करंट डेवलप होएगी। तो फ्रीक्वेंसी मैटर करती है दोस्तों, इंटेंसिटी। जो वेव मैटर ऑफ द पार्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज़ द इज डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या है वो सबको पता होगी। एक्सपेरिमेंट को डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट, जो डेविसन जो जर्मन एक्सपेरिमेंट है, लाइट के डोल नेचर जो होता है उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया था डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट के द्वारा। इंटरफेरेंस और डिफरेंशियल पैटर्न में जो डेविसन जर्मन का एक्सपेरिमेंट का जो ग्राफ था वो कैसा था वो बताओ। ड्रॉ द एक्सप्लेन द ग्राफ ऑफ द डिफ्रेक्शन एंड इंटरफेरेंस पैटर्न। डिफ्रेक्शन जो रहता है वो सिंगल स्लिट भी होता है, डबल स्लिट भी होता है। इंटरफेरेंस भी सेम होता है, डबल स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है। उसकी डिफ्रेक्शन की जो इंटेंसिटी रहती है वो जो रहती है दोस्तों इस प्रकार से रहती है ये, क्योंकि ये इस प्रकार से डिफ्रेक्शन की इंटेंसिटी रहती है। तो ये डिफ्रेक्शन का ग्राफ बन जाएगा। और यदि मैं उसका बनाऊँ, किसका, उसका, क्योंकि इंटेंसिटी सेम रहती है इंटरफेरेंस की, तो ये मेरा दोस्तों इंटरफेरेंस का ग्राफ बन जाएगा, ये मेरा डिफ्रेक्शन का ग्राफ बन जाएगा। ओके, मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड भी डिफ्रेक्शन को एक्सप्लेन करना बताया गया था। आइडेंटिफाई करो द फंक्शन करिस्पॉन्डिंग टू द डिफ्रेक्शन पैटर्न। साइन स्क्वायर बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर जो टाइप फंक्शन बनता है ना, उसको उसमें ग्राफ के बताओ, एक्सिस ऑफ द ग्राफ। तो मतलब इसका रिलेटेड आपको यदि क्वेश्चन पर पूछा गया था। सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन का पैटर्न को बताता है ना, साइन स्क्वायर बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर का जो ग्राफ है। ग्राफ में जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या है, मैंने मतलब बताया, ए एक्सिस पर एंगल, एक्स एक्सिस पर क्या होता है एंगल, और वाई एक्सिस पर इंटेंसिटी होती है। एम्पलीट्यूड नेगेटिव हो सकता है पर इंटेंसिटी क्यों हमेशा पॉजिटिव रहती है। तो एक्स एक्सिस पर बता दिया, वाई एक्सिस पर क्या है वो मैंने बता दिया। वाई एक्सिस पर तो इंटेंसिटी है, इस पर एंगल है, और क्या। वाई डज द नॉट द इंटेंसिटी ग्राफ हैव नेगेटिव वैल्यूज इवन थॉट द एम्पलीट्यूड कैन। तो एम्पलीट्यूड नेगेटिव हो सकता है पर इंटेंसिटी क्यों हमेशा पॉजिटिव होती है ये बताया। तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों। तुम जानते हो कि जो इंटेंसिटी होता है वो प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। ओके, तो चले एम्पलीट्यूड नेगेटिव हो, स्क्वायर करने पर वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही तो रहेगी। तो इसलिए इंटेंसिटी में जो ग्राफ होता है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। अब एम्पलीट्यूड यदि नेगेटिव हो जाए
जब भी तो इंटेंसिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। फूरियर ट्रांसफॉर्म और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो व्हाट इज़ द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म्स डिफ्रैक्शन पैटर्न का फूरियर ट्रांसफॉर्म्स क्या है ये पूछा गया। तो मैं बताया कि स्लिट का फूरियर ट्रांसफॉर्म्स ही जो स्लिट होता है ना, उस स्लिट का फूरियर जो स्लिट होता है दोस्तों, उस स्लिट का फूरियर स्लिट जो रहता है, उस स्लिट का जो फूरियर ट्रांसफॉर्म्स रहता है वो स्लिट जो रहता है ना दोस्तों, उस स्लिट का जो फूरियर ट्रांसफॉर्म्स रहता है ना, वह फूरियर ट्रांसफॉर्म्स ही डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है। इसको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से कैसे कनेक्ट करोगे ये उन्होंने पूछा। तो बताना चाहिए कि अगर स्लिट नेरो है, मतलब एक्स का अनसर्टेनिटी कम है, यदि स्लिट जो है मेरी वो स्लिट बहुत नेरो है, नेरो का मतलब उसका जो एक्स है उसका अनसर्टेनिटी जो डेल्टा एक्स है वो लेस देन 0 है, मतलब बहुत कम है, तो मोमेंटम का स्पीड मतलब फैलाव ज़्यादा होगा। डिफ्रैक्शन वाइड जो अनसर्टेनिटी जो प्रिंसिपल है वो जस्टिफाई करेगा, डेल्टा एक्स जो डेल्टा पी जो रहेगा वो जस्टिफाई करेगा। ओके, चलो लैब एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड उन्हें क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों। तो अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। तो लैब एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। अब वो क्या पूछे गए देखते हैं आगे। ऊपर ही नहीं हो रहा। क्या हो गया यार। एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर के उन्होंने पूछा कि एक्सप्लेन करो एनी एक्सपेरिमेंट दे हैव डन इन लैब। आपने अपने बीएससी के लैब में जो भी एक एक्सपेरिमेंट करा है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो। उन्होंने मतलब चूज़ किया कि मैंने स्पेक्ट्रोमीटर एक्सपेरिमेंट करा था यूजिंग द प्रिज्म टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मिनिमम डेविएशन मेथड। जो प्रिज्म होता है ना उसको उसने एक्सप्लेन करा है कि स्पेक्ट्रोमीटर एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो स्पेक्ट्रोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना उसमें मिनिमम डेविएशन ग्राफ बनाते हैं अपन किसके बीच में, मिनिमम डेविएशन एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में जो ग्राफ बनता है वो इस प्रकार से बनता है। तो वो वाला आप कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट अपने आप से तैयार करके जाइए जो आपने बीएससी में करा हो, तो उसको अच्छे से वहाँ एक्सप्लेन कर सकते हो। डायग्राम बनाना है, एम बताना है, प्रोसीजर एक्सप्लेन किया है और कैसे मिनिमम डेविएशन फाइंड, उन्होंने मिनिमम डेविएशन फाइंड करा कि क्या फॉर्मूला रहता है। फॉर्मूला रहता है ना साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। ए इज़ द प्रिज्म एंगल, ये क्या होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, डेल्टा एम क्या होता है मिनिमम डेविएशन। ओके, तो ये सब आपको वहाँ पर एक्सप्लेन करना होता है। और उसके बाद आपसे एरिया ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया था। एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, क्या आर यू मोर इंक्लाइन टूवर्ड द थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स। आप किस में ज़्यादा इंटरेस्ट, उन्होंने बोला कि मुझे फेवरेट रिसर्च टॉपिक कौन सा है। आप थ्योरेटिकल ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हो एक्सपेरिमेंटल में, और आपसे पूछा गया कि आप फेवरेट रिसर्च टॉपिक क्या है, तो आपको वहाँ बता देना है जो ही पूछा गया है। इसमें आपको फेवरेट रिसर्च टॉपिक क्या है, मतलब आप बता सकते हो क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फील्ड थ्योरी, हाई एनर्जी फिजिक्स, जहाँ सिमेट्रिक और कंजर्वेशन लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो भी आपका फेवरेट टॉपिक है वो आप बता सकते हो, इंटरेस्ट क्यों है, यहाँ पर क्यों आना चाहते हो। तो इस प्रकार से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछे जाएंगे दोस्तों। और देखा जाए तो एक ये फर्स्ट स्टूडेंट था, काफ़ी अच्छा इसने मतलब अपना रिव्यू भेजा है। और एक स्टूडेंट था, ये जो था स्टूडेंट ये दोस्तों बीटेक सीएस बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है। इसने मुझसे क्वेश्चन इन्होंने भेजा मुझे कि उनसे पूछा गया क्वांटम मैकेनिक्स और ईएमटी का फेवरेट टॉपिक इन्होंने बताया। फिर उनसे पूछा गया कि 2 पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करें 3 एनर्जी लेवल में। यदि डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 9 प्रकार से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। इसी प्रकार से आप आइडेंटिकल बोसॉन्स में अलग प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो नंबर ऑफ वेज में, और फर्मियोन्स में नंबर ऑफ वेज में अलग होगा, वहाँ 3 आएगा या 6 आएगा, तो इस प्रकार से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करना है दोस्तों, आपको ढंग से पढ़ लेना। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसका ईएमटी का, कि चार्ज स्प्रेड हो रहा है अक्रॉस द सर्कल नॉन यूनिफॉर्मली एंड व्हेन द सर्कल इज मूविंग कर रहा हाई स्पीड से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नियर, तो मतलब क्या होगा कि दोस्तों चार्ज स्प्रेड आउट कर रहा है अक्रॉस द सर्कल नॉन यूनिफॉर्मली,
तो जो सर्कल यदि मूविंग कर रहा है तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होगा, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन तो आएगा सर, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट हो, नियर बाई उससे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। उसके साथ क्या क्या हो सकता है, और वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा नहीं आएगा, तो वो चीज़ें आपको अच्छे से बतानी है वहाँ पर। ठीक है, पूरी सीरीज़ क्या होती है, पूरी सीरीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है। वन मशीन लर्निंग जो मॉडल क्वेश्चंस है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे कि क्योंकि ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड का स्टूडेंट है, बट जो मशीन लर्निंग की जो स्टार्ट हुई थी, मशीन लर्निंग का जो डेवलपमेंट हुआ था दोस्तों, एक गेम से आया था मैचबॉस मशीन लर्निंग। जो साइंटिस्ट था डिराक मिची नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने मशीन लर्निंग का, डिराक मिची नाम का जो साइंटिस्ट था उसने मशीन लर्निंग का गेम खेला था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा। और क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको किस प्रकार से क्वेश्चन वो पूछ सकता है आपसे, और क्यों नहीं पूछ, और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए, तो मैं बताता हूँ। तो देखिए, तो 2 मिनट रुकिएगा। थोड़ा मैं इसे 2 मिनट यार, कल ले जाने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी यहाँ पर, अभी प्रॉब्लम आ रही है बस। सो दोस्तों, तो देखते